17 मार्च 1943 पर्ल हार्बर का नौसैनिक शिपयार्ड लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स रिचर्डसन गोदी में खड़े होकर अमेरिका के सबसे दुर्जेयी पनडुब्बी शिकारियों में से एक यूएसएस वाहू SS 238 को निहार रहे हैं। यह पनर हुब्बी प्रशांत महासागर में गश्त के बाद अपने प्रेशर हॉल में 3 फुट के घाव के साथ लौटी थी, जिसका कारण एक जापानी डेप्थ चार्ज था जो न्यू गिनी के तट के बहुत पास फट गया था। स्थिति भयावह है। स्टारबोर्ड की तरफ कनिंग टावर के ठीक पीछे एक फटा हुआ गैप फैला हुआ है। चालक दल के बल्कहेड बंद करने से पहले ही 2 डिब्बों में पानी भर गया था, जिससे 6 लोगों की जान जोखिम में पड़ गई थी। कमांडर डर ली मशमॉर्टन ने नाव को सतह पर बंदरगाह की ओर वापस ले जाया, जिससे यह रबॉल और हवाई के बीच किसी भी जापानी गश्ती विमान के लिए एक असुरक्षित लक्ष्य बन गई। अब यह बंदरगाह में बिना किसी संचालन के और बेका रख खड़ी है। मॉर्टन रिचर्डसन से पूछते हैं कि कब तक। रिचर्डसन अपने क्लिपबोर्ड को देखते हैं। जवाब सुनकर उन्हें घबराहट होती है। कम से कम 12 दिन महोदय। हमें उसका पूरा पानी खाली करना होगा। उसे ड्राई डॉक में ले जाना होगा। क्षतिग्रस्त क्षेत्र को हटाना होगा। नई धातु की शीट डालनी होगी। पुनः दबाव डालना होगा और परीक्षण करना होगा। 12 दिन। इससे मॉर्टन की आवाज ठंडी पड़ गई। 12 दिन के किसी अन्य कप्तान को 12 दिनों के लिए मेरे गश्ती क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालनी होगी। 12 दिन और युद्ध वाहू के बिना जारी रहेगा। रिचर्डसन समझते हैं कि मॉर्टन क्या नहीं कह रहे हैं। हमारे हास प्रशांत बेड़े में 47 पनडुब्बियां हैं, जिन सभी को 64 मिलियन वर्ग मील में फैले महासागर की गश्त करने का काम सौंपा गया है। ड्राई डॉक में प्रत्येक पनडुब्बी का मतलब है जापानी काफिले पर नजर रखने वा हाला एक शिकारी कम दुश्मन के वाहकों पर निर्देशित एक कम टारपीडो ट्यूब। आंकड़े बिगड़ते जा रहे हैं। 1943 की पहली तिमाही में ही अमेरिकी पनडुब्बियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। आंकड़ों की गणना करें। 3 ड्राई डॉक, प्रत्येक के लिए 12 दिन की मरम्मत अवधि, क्षति दर से गुणा करने पर 6 महीने में पनडुब्बी बेड़ा ठप हो जाएगा और नावें मरम्मत के लिए कतार में खड़ी रहेंगी, जबकि जापानी काफिले प्रशांत महासागर में बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। इस मार्च की सुबह पर्ल हार्बर में सभी की जानकारी के बिना रॉबर्ट पाइने नामक एक 34 वर्षीय नौसेना गोताखोर कुछ खतरनाक, अव्यावहारिक और पूरी तरह से गलपन भरा सुझाव देने वाला है, जिसे सुनने वाला हर विशेषज्ञ आत्मघाती मानेगा। पाइने का विचार नौसेना के गोताखोरी नियमों का उल्लंघन करेगा। अनधिकृत उपकरणों की आवश्यकता होगी और ऐसी गहराई की आवश्यकता होगी जहां तक पहुंचने के लिए नौसेना के गोताखोरों को प्रमाणित नहीं किया गया है। हालांकि यदि यह सफल रहा तो यह वाहू की मरम्मत 10 दिनों के बजाय 10 घंटों में कर देगा, जिससे पनडुब्बी युद्ध हमेशा के लिए बदल जाएगा। पानी के नीचे पनडुब्बी की मरम्मत का मुद्दा सीधा है। मैनुअल और विशेषज्ञों की सहमति के अनुसार यह असंभव है। फिर भी यदि यह संभव हो तो यह पनडुब्बी रखरखाव में क्रांति ला सकता है। पूर्णविराम 1898 में नौसेना के गोताखोरी कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां गोताखोरों पर लंबे समय से कड़े प्रतिबंध लगे हुए थे। मार्क वी डाइविंग सूट, जिसमें पीतल का हेलमेट, कैनवास सूट, शीशे के जूते होते हैं और जिसका वजन लगभग 200 पाउंड होता है, गोताखोरों को 180 फीट की गहराई तक काम करने की अनुमति देता है। हालांकि इतनी गहराई पर, लगभग 100 फीट की गहराई पर, नाइट्रोजन नार्कोसिस के कारण मानव शरीर अनिवार्य रूप से एक टाइम बम जाता है। गोताखोर नशे की भावना का अनुभव करते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और बुनियादी प्रक्रियाओं को भूल जाते हैं। कुछ को 150 फीट की गहराई पर मतिभ्रम भी होता है, जबकि नौसेना के नियम 180 फीट की गहराई पर निरीक्षण कार्य के लिए
15 मिनट तक के समय को सीमित करते हैं। इन परिस्थितियों में श्वेत कार्य, परीक्षण, वेल्डिंग जैसे जटिल कार्य असंभव हैं। 1932 में सोवियत इंजीनियर कॉन्स्टेंटिन क्रेनोव ने काल हा सागर में पानी के नीचे वेल्डिंग का बीड़ा उठाया। उन्होंने जलरोधी इलेक्ट्रोड कोटिंग्स विकसित की, जिससे विद्युत चाप पानी के नीचे भी कार्य कर सकता है। सोवियत संघ ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग बंदरगाहों की मरम्मत, जहाजों की मरम्मत, घाटों के सहारे को मजबूत करने तथा मुख्य रूप से उथले पानी में 20 से 30 फीट गहरे त्वरित कार्यों के लिए किया। नौसेना के जहाज ब्यूरो द्वारा 1941 में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि 60 फीट से अधिक गहराई पर पानी के नीचे वेल्डिंग करने से संरचनात्मक रूप से दोषपूर्ण वेल्ड प्राप्त होते हैं। दबाव परीक्षण में विफलता दर 73% होती है, जो इसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होने के लिए अनुपयुक्त बनाता है। पनडुब्बी पतवार क्षति के मामलों में ड्राई डॉक की मरम्मत ही एकमात्र संभव समाधान है। यह प्रक्रिया जानबूझकर की गई, श्रमसाध्य और समय लेने वाली है। प्रारंभ में क्षतिग्रस्त पनडुब्बी से पानी निकाल दें, जिसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो इसे 3 घंटे में ड्राई डॉक के साथ संरेखित करें। ड्राई डॉक को 4 घंटे के लिए खाली करें। 2 घंटे के लिए क्षति का ही जांच करें। प्रभावित भागों को हटा दें। मोटाई के आधार पर 6 से 12 घंटे लगेंगे। 8 घंटे में प्रतिस्थापन प्लेटें बनाएं। पुनः रंगाई में 6 घंटे, ड्राई डॉक को पुनः तैराने में 4 घंटे, पनडुब्बी को पुनः संतुलित करने में 3 घंटे। न्यूनतम मरम्मत अवधि लगभग 8 दिन होती है, लेकिन अक्सर बिना किसी जटिलता के 14 दिनों तक बढ़ जाती है। 1943 की शुरुआत में पर्ल हार्बर में ड्राई डॉक का बैकलॉग संकट के कगार पर पहुंच रहा था। यूएसएस ड्रम एसएस 228 डेप्थ चार्ज क्षति के बाद मरम्मत का इंतजार कर रहा है। यूएसएस ट्रिगर एसएस 237 को टक्कर के बाद पूरे धनुष खंड को बदलने की आवश्यकता है। यूएसएस प्लंजर एसएस 179 एक अज्ञात चट्टान पर फंसने के कारण कील में दरार आ गई है। अपने कार्यालय में कमांडर सबमरीन फोर्स पैसिफिक कैप्टन चार्ल्स लॉकवुड मरम्मत कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। तभी कैप्टन रिचर्ड वोग प्रतिकूल समाचार देते हैं। वाह, 9 दिनों तक ड्राई डॉक में प्रवेश नहीं किया जा सकता। महोदय, ड्रम डॉक 1 पर है, ट्रिगर डॉक 2 में है और प्लंजर कल डॉक 3 पर है। रिपोर्ट सुनकर लॉकवुड का जबड़ा भींच गया। मरम्मत के लिए 12 दिन और इंतजार के 9 दिन, कुल मिलाकर 3 हफ्ते। मॉर्टन शायद नाराज होंगे। हर कप्तान अपने जहाज को कल वापस पाने के लिए तरसता है। वोग टिप्पणी करता है, भौतिकी के नियम कोई सहानुभूति नहीं रखते। फिर भी एक और पेचीदगी है। ट्रक लैगून के पास जापानी काफिलों की बढ़ती संख्या की सूचना खुफिया विभाग ने दी है। आदर्श हमले की स्थिति वही है जहां वाहु को गश्त करनी थी। उसकी अनुपस्थिति में पूरे क्षेत्र पर कोई नजर नहीं रहती। लॉकवुड फोन करके शिपयार्ड में रिचर्डसन और गोताखोरी दल के प्रभारी व्यक्ति से पूछता है। उन्हें यह पता लगाना है कि क्या इस प्रक्रिया को तेज करने का कोई संभावित तरीका है। 3 घंटे बीत जाते हैं। फिर रॉबर्ट पाइने नाम का एक नौसेना गोताखोर रिचर्डसन के कार्यालय में प्रवेश करता है और ऐसे शब्द कहता है जो सब कुछ बदल सकते हैं। मैं इसे जगह पर वेल कर सकता हूं। महोदय, रिचर्डसन उसे संदेह से देखता है। पाइने, क्या आपने जहाज ब्यूरो की रिपोर्ट देखी है? 60 फीट से नीचे पानी के नीचे वेल्डिंग की विफलता दर 73% है। वास्तव में मैंने इसे पढ़ा है, पेन ने जवाब दिया। 1908 में हेन बिलोक्सी, मिसिसिपी में रॉबर्ट जोसेफ पाइने का जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष मैक्सिको की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर काम करते हुए बिताए। कॉलेज की डिग्री इंजीनियरिंग
प्रमाण पत्र या औपचारिक धातु विज्ञान की शिक्षा के अभाव में पाने की अनूठी योग्यता 12 वर्षों के गोताखोरी के अनुभव में निहित है, जिसमें से अधिकांश अनौपचारिक है और एक अरिग स्वभाव है जो अक्सर नौसेना प्रशासकों को परेशान करता है। 1935 में नौसेना में एक जहाज के फिटर के रूप में भर्ती हुए, मूल रूप से एक वेल्डर जो पाइप और पतवार प्लेटों की मरम्मत करता है, पाइने ने 1938 में साहसपूर्वक गोताखोरी स्कूल के लिए स्वयं सेवा की। 30 वर्ष की आयु में शारीरिक आवश्यकताओं को बमुश्किल पूरा किया। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर के बाद बचाव कार्यों के दौरान पेन ने बार बार यूएसएस कैलिफोर्निया बी 44 पर गोता लगाया। 45 फीट पानी के नीचे युद्धपोत 2 टारपीडो के प्रहारों से क्षतिग्रस्त पड़ा था और उसका पतवार पूरी तरह से खुला हुआ था। नौसेना के प्रोटोकॉल में छेदों की मरम्मत के लिए अंदर लकड़ी के पैच लगाने का सुझाव दिया गया था। पेन ने सोचा, हम इसे बाहर से वेल्ड क्यों नहीं कर सकते? उनके वरिष्ठ ने इस विचार को अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया। जहाज ब्यूरो के नियमों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। नियमों की अनदेखी करते हुए पेन ने कार्रवाई करने का फैसला किया। 3 फरवरी 1942 को बिना किसी अनुमति के वह कैलिफोर्निया के फटे हुए पतवार में एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए वेल्डिंग इलेक्ट होड़ से लैस होकर अतिरिक्त जलरोधी परतों से सुरक्षित उतर गए। उन्होंने उस गहराई पर एक आर्क प्रज्वलित किया और टारपीडो के घाव पर एक स्टील का पैच वेल्ड कर दिया। 90 मिनट बाद वह बाहर निकले। वेल्ड अब तक बना हुआ था। कैलिफोर्निया की बात की पुनः सतह बनाने और निरीक्षण के बाद इंजीनियरों ने पाया कि पेन का वेल्ड आसपास की जहाज की प्लेट से ज्यादा मजबूत था। पेन के वरिष्ठ ने नियम उल्लंघन के लिए कोर्ट मार्शल पर विचार किया। पर्ल हार्बर बचाव अभियान की देखरेख कर रहे कैप्टन होमर वालिन ने इसके बजाय पेन को पदोन्नति देना पसंद किया। वालिन ने पेन से कहा, नियम तभी तक प्रभावी होते हैं जब तक उन हलंथे गलत साबित नहीं कर दिया जाता। आपने अभी दिखाया है कि वे गलत थे। अब इसे और गहराई से करने का कोई तरीका खोजिए। इस प्रकार पेन ने अगला वर्ष नवाचार में बिताया। उन्होंने इलेक्ट्रोड आवरणों को समायोजित किया, अलग अलग वेल्डिंग एम्पियर का आकलन किया और पानी के भीतर आर्क की स्थिरता बनाए रखने के लिए नए तरीके विकसित किए। उन्होंने बेकार धातु पर कई परीक्षण वेल्ड किए। उसके बाद दबाव परीक्ष आना किए। उनके निष्कर्षों ने ब्यूरो ऑफ शिप्स मैनुअल की हर बात को चुनौती दी। समस्या यह नहीं थी कि पानी के भीतर वेल्डिंग असंभव थी। समस्या नौसेना के गोताखोरों द्वारा इस्तेमाल की गई गलत तकनीक हैन थी। वे पानी के भीतर वेल्डिंग का प्रयास जमीन पर वेल्डिंग की तरह ही कर रहे थे, जिसमें लंबे निरंतर मोतियों और धीमी गति से यात्रा की गति का उपयोग किया जा रहा था। पेन ने पाया कि पानी के भीतर संक्षिप्त स्पंदन और रुक रुक कर वेल्डिंग आवश्यक थी। प्रत्येक भाग को अगला शुरू करने से पहले ठंडा होना चाहिए। इस विधि ने हाइड्रोजन के क्षरण को रोका और संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखा। 60 फीट की गहराई पर उनकी संशोधित विधि ने 91% सफलता दर प्रदर्शित की। 90 फीट पर यह अभी भी 87% ही दिखा रही थी। वाहु के पतवार की क्षति की गहराई 120 फीट पर पेन ने लगभग 80% सफलता दर का अनुमान लगाया। यह एक मौका लेने के लिए पर्याप्त हलंत था। जब पेन ने रिचर्डसन को अपनी विधि समझाई तो इंजीनियरिंग अधिकारी ने संदेह से सुना, आपने यह विधि किसी असली पनडुब्बी के पतवार पर कभी लागू नहीं की है। रिचर्डसन ने कहा, सही कहा महोदय। पेन ने हलंत स्वीकार किया, किसी ने नहीं। जहाज ब्यूरो इसे कभी मंजूरी नहीं देगा। तो फिर हम जहाज ब्यूरो से मंजूरी नहीं लेते महोदय। रिचर्डसन ने प्रतिवाद किया, अगर यह विफल रहा तो इससे हमारा करियर बर्बाद हो सकता है। पेन ने स्वीकार किया,
लेकिन अगर हम लगातार 2 हफ्तों तक पनडुब्बियों और गोदियों को छोड़ते रहें तो युद्ध खत्म हो सकता है। 19 मार्च 1943, जो 300 आवर्स पियर 7 पर्ल हार्बर अंधेरे में रॉबर्ट पेन उनके 3 सदस्यीय दल ने एक छोटे से गोताखोरी बजरे पर उपकरण लाद दिए। वेल्डिंग जनरेटरों के भीतर पेन द्वारा स्वयं निर्मित विशिष्ट रूप से लेपित इलेक्ट्रोड, टॉर्च कटर और वाहु के पतवार के आयामों अनुस्वर के अनुसार पहले से कटे हुए स्टील के टुकड़े। यह अपरंपरागत ऑपरेशन चल रहा है। लेफ्टिनेंट कमांडर रिचर्डसन ने इसे आधिकारिक दस्तावेज या ब्यूरो ऑफ शिप के अनुमोदन के बिना अनुमोदित किया है। कोई औपचारिक कार्य आदेश मौजूद नहीं है। यदि सफल रहा तो रिचर्डसन बाद में कागजी कार्रवाई जमा करेंगे। अगर यह विफल हो जाता है, अगर पेन नष्ट हो जाता है, अगर वेल टूट जाता है या अगर वाहु मरम्मत के दौरान डूब जाता है तो रिचर्डसन को कोर्ट मार्शल, पेन के लिए मरणोपरांत अपमान और इस प्रयास को रोकने के लिए एक अतिरिक्त नाव विनियमन का सामना करना पड़ता है। पेन कैरियर के जोखिमों की उपेक्षा करता है। उनकी चिंता गणित को लेकर है। वाहु ने 60,000 टन जापानी जहाजों को डुबो दिया है। अगर पेन मरम्मत की अवधि को 12 दिनों से घटाकर 10 घंटे कर देता है तो वाहु 11 दिन पहले ही युद्ध में वापस आ जाएगा। अगर यह समय सीमा पूरे बेड़े में अनुस्वर लागू की जाए तो यह प्रशांत बेड़े में 23 पनडुब्बियों की वृद्धि के बराबर होगी। ये अतिरिक्त पनडुब्बियां जापानी व्यापारी जहाजों की गश्त को तेज कर देंगी। बजरा वाहु के गोदी के पास पहुंचता है और कमांडर मॉर्टन डेक पर हाथ जोड़े खड़े हैं। पेन मॉर्टन फुसफुसाते हैं, अगर इस प्रयास में तुम्हारी जान चली गई तो मुझे बहुत निराशा होगी। जी हां सर, पेन भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए जवाब देता है। सुबह 4:30 बजे पेन पानी में कूद पड़ता है। एक मानक मार्क 5 हेलमेट, शीशे के जूते जो समुद्र तल पर चलने में सक्षम बनाते हैं लेकिन तैरने में बाधा डालते हैं, 200 पाउंड का सामान और बजरे पर लगे एक हाथ से घुमाए जाने वाले कंप्रेसर से जुड़ी एक हवा की नली। वह वाहु के पतवार के साथ नीचे उतरता है जहां पर्ल हार्बर का गंदा पानी केवल 10 फीट की दृश्यता प्रदान करता है। वह पनडुब्बी के उतरने के मार्ग का रन करते हुए 40 फीट, 60 फीट और 80 फीट की गहराई से गुजरता है। 95 फीट की गहराई पर वह क्षति स्थल पर पहुंचता है। रिपोर्ट में बताए गए से ज्यादा बड़ा फटाव है। एक डेप्थ चार्ज ने इसके सबसे चौड़े हिस्से में 3 फीट लंब और 8 इंच चौड़ा छेद कर दिया। धातु के किनारे दांतेदार और अंदर की ओर मुड़े हुए हैं। पेन पनडुब्बी के आंतरिक डिब्बों में देख सकता है। उसकी हवा की नली उसके ऊपर लटकी हुई है। इस गहराई पर वह लगभग 4 वायुमंडल के दबाव में संपीड़ित हवा में सांस ले रहा है। नौसेना के नियम उसे अनिवार्य विस्फीडन से पहले केवल 15 मिनट का तल समय देते हैं। उसके पास पनडुब्बी के पतवार पर स्टील के पैच का निरीक्षण, सफाई लगाने और वेल्ड करने के लिए 15 मिनट है। पेन पैच के लिए सतह को संकेत देता है, इसे नीचे करे। पूर्वनिर्मित स्टील प्लेट एक रस्सी पर नीचे आती है। पेन इसे पतवार के ऊपर रखता है। वेल्डिंग बिंदु के आसपास का पानी भाप और हाइड्रोजन बुलबुले में बदल जाता है। 19 मार्च 1943 सुबह 11:00 बजे एडमिरल लॉकवुड के कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कमरा पनडुब्बी बल के स्टाफ अधिकारियों, शिपयार्ड कमांडरों और जहाज ब्यूरो के प्रतिनिधि कमांडर पॉल हेमंड से भरा हुआ था, जो 2 दिन पहले वाशिंगटन से पर्ल हार्बर की मरम्मत सुविधाओं की जांच करने आए थे। हेमंड नाखुश लग रहे थे, मानो किसी को बताया गया हो कि नौसेना अब लकड़ी से पनडुब्बियां बनाती है। मुझे अपनी समझ की पुष्टि करने दीजिए, हेमंड ने विचार करते हुए कहा। आपने एक अस्वीकृत जलमग्नता को मंजूरी दी जिसमें एक बेड़े की पनडुब्बी के पानी का
हे भीतर रहते हुए भी उसके अस्वीकृत रखरखाव के लिए अनधिकृत तरीकों का इस्तेमाल किया गया। रिचर्डसन सीधे खड़े हो गए। हाँ महोदय, और यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। हाँ महोदय। 2 घंटे बीत गए। आपने मरम्मत की पुष्टि नहीं की है। हमने अभी अभी इसका प्रेशर टेस्ट किया है। सर, हमने क्षतिग्रस्त कंपार्टमेंट में 150 psi तक पानी भर दिया। वेल्ड बिना लीक हुए टिका रहा। हेमंड का चेहरा उतर गया। आपने ब्यूरो ऑफ शिप्स की निगरानी के बिना एक अस्वीकृत मरम्मत की। सर, पनडुब्बी काम कर रही है। हमने 11 दिन की ड्राई डॉकिंग बचाई। वाहू तुरंत गश्त फिर से शुरू कर सकता है। मुद्दा यह नहीं है। हेमंड ने झल हाकर कहा, आपने हर नियम की अवहेलना की। आपने अनुमोदन प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। आपने एक गोताखोर के अप्रमाणित विचारों के आधार पर, जिसके पास इंजीनियरिंग योग्यता नहीं है, $1 करोड़ की पनडुब्बी को खतरे में डाल दिया। कैप्टन वोगे ने चतुराई से हस्तक्षेप किया। कमांडर, मरम्मत कारगर रही। इस बार हेमंड ने उससे कहा, भविष्य में क्या होगा? ब्यूरो ऑफ शिप्स के आदेशों की अवहेलना करके आपने यह स्थापित कर दिया है कि कनिष्ठ अधिकारी जब चाहें उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। अब सीमा कहां खींची जाए? कमरे में हलचल मच जाती है। हेमंड नियमों और आधिकारिक प्रक्रियाओं के बारे में चिल्ला रहे हैं। रिचर्डसन परिचालन की जरूरतों पर बहस कर रहे हैं। दो नौसेना कमांडर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या पेन द्वारा विकसित एक विशिष्ट विधि को सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। एक पदार्थविद यान विशेषज्ञ जलमग्न वेल्ड की मजबूती पर संदेह व्यक्त कर रहा है। एडमिरल लॉकवुड उन्हें थोड़ा रुकने का मौका देते हैं। वह उठते हैं और कमरा शांत हो जाता है। लॉकवुड अपनी दीवार पर लगे प्रशांत हुद क्षेत्र के नक्शे की ओर बढ़ते हैं। नक्शे में जापान नियंत्रित बंदरगाहों को लाल पिनों से दर्शाया गया है, जबकि अमेरिकी पनडुब्बी गश्ती क्षेत्रों को नीले पिनों से चिह्नित किया गया है। ना हीले पिनों की तुलना में लाल पिनों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। कमांडर हेमंड, लॉकवुड धीरे से कहते हैं, मैं इस समय कितनी पनडुब्बियों का संचालन कर रहा हूं? हेमंड अपने नोट्स देखते हैं। 10 हालीस महोदय 4 का रखरखाव चल रहा है और जापान पर नाकाबंदी लागू करने के लिए मुझे कितनी पनडुब्बियों की आवश्यकता होगी? श्रीमान, यह तो आंकड़ा 120 है। लॉकवुड निष्कर्ष निकालते हैं। सिंगापुर से टोक्यो तक हर व्यापार मार्ग पर निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए मुझे 120 पनडुब्बियों की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे पास केवल 43 हैं। उनके अनुसार हर पनडुब्बी को रणनीतिक रूप से जरूरी होने से 3 गुना ज्यादा बार समुद्र में रहना चाहिए। हेमंड की ओर मुड़ते हुए वे कहते हैं कि ड्राई डॉक में बिताया गया हर दिन जापानी टैंकरों द्वारा अपने वाहकों को ईंधन की आपूर्ति कर हाँ मतलब है, उचित चैनलों और ब्यूरो की मंजूरी के कारण हर हफ्ते की देरी से जापानी सैन्य परिवहन न्यू गिनी सुरक्षित पहुंच पाता है। लॉकवुड की आवाज कठोर हो जाती है जब वे कहते हैं, मुझे लगता है कि आप ऑपरेशनल दबाव को पूरी तरह से नहीं समझते। मुझे शक है कि वाशिंगटन में कोई भी इसे समझता होगा। आप कागजात और नियमों को समझते हैं। मैं लोगों को मरते हुए देखता हूं क्योंकि हमारे पास युद्ध में पर हलनत्याप्त पनडुब्बियां नहीं है। वे रिचर्डसन की ओर इशारा करते हैं। इस अधिकारी ने एक समस्या की पहचान की और उसका समाधान निकाला। उसने जोखिम उठाया। अगर मरम्मत विफल हो जाती, अगर पेन मर जाता, तो मैं खुद रिचर्डसन का कोर्ट मार्शल कर देता। लेकिन यह विफल नहीं हुआ, यह सफल रहा। और अब हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे पनडुब्बी की मरम्मत का समय 80% तक कम किया जा सकता है। हेमंड जवाब में अपना जबर हाँ भींच लेते हैं। एडमिरल, जहाज ब्यूरो किसी वजह से है। हमारे पास प्रक्रियाएं हैं। लॉकवुड आगे झुकते हैं और कहते हैं, ये रहा घटनाक्रम। पेन पर्ल हार्बर के हर गोताखोर को अपनी विधि से प्रशिक्षित करेगा। रिचर्डसन
इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेगा। फिर आप इस दस्तावेज को वाशिंगटन ले जाएंगे और ब्यूरो ऑफ शिप्स को सूचित करेंगे कि उन्हें या तो इसे आधिकारिक रूप से अनुमोदित करना होगा या यह स्पष्ट करना होगा कि वे उस तकनीक की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं जो हमारी पनडुब्बी की पहुंच को 3 गुना बढ़ा देती है। कमरा शांत हो जाता है, समझे? कमांडर हैमंड अनिच्छा से सिर हिलाता है, अपनी अधीनता का एहसास करते हुए। जी हां सर। अच्छा, पेन को तुरंत बुलाओ। मैं इस गोताखोर से मिलना चाहता हूं। जो लोग इस कहानी में रुचि रखते हैं वे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और गुप्त इतिहास की न दिलचस्प झलकियों से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन सक्रिय करें। निकट भविष्य में और भी आश्चर्यजनक कहानियों के लिए नजर रखें। अब आइए जानें कि कैसे पेन की तकनीक ने युद्ध में क्रांति ला दी। 22 मार्च 1943 यूएसएस वाहू क्षतिग्रस्त पतवार के साथ 3 दिन बाद पर्ल हार्बर से रवाना हुआ। कमांडर मॉर्टन पुल पर खड़े ओवाहू को लुप्त होते हुए देख रहे हैं। उनके निर्देश हैं, ट्रुक लैगून के पास गश्ती क्षेत्र में जाए, जापानी समुद्री यातायात को रोकें, अराजकता फैलाए। फिर भी वह यहां है, ड्राई डॉक रखरखाव के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए। पेन ने 95 फीट की ऊंचाई पर लगभग शून्य दृश्यता में और नाइट्रोजन नार्कोसिस के प्रभाव में जो वेल किया वह खुद को फैक्ट्री में बने पतवार प्लेट जितना ही मजबूत बल्कि उससे भी बेहतर साबित करता है। यह युद्ध विश्लेषण बाद में प्रकट करेगा कि पेन के जा लमग्न वेल तेज शीतलन दरों के कारण महीन धातु के दाने की संरचना के कारण मानक ड्राई डॉक वेल से 12% अधिक मजबूत थे। फिर भी इस समय मॉर्टन केवल यही समझ पाते हैं कि उनकी नाव युद्ध के मैदान में लौट आई है। 29 मार्च 1943 को न्यू गिनी में जापानी सेना के लिए गोला बारूद और वाहन के पुर्जों से भरा जहाज 4 मिनट के भीतर डूब गया। पेन की मरम्मत विधि के बिना काफिला अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच गया होता। हेटा इस कहानी को उजागर करता है। पेन की तकनीक से पहले जनवरी से मार्च 1943 तक औसत पनडुब्बी मरम्मत का समय 11-3 दिन था, जिसमें किसी भी समय 6 से 8 पनडुब्बियां ड्राई डॉक में होती थीं, जिससे 72% पनडुब्बी बल परिचालित होता था। प्रत्येक पनडुब्बी प्रति माह 2-7 जापानी जहाजों को डुबोती थी। पेन की तकनीक के बाद अप्रैल से दिसंबर 1943 तक मरम्मत का समय औसतन 2-4 दिनों तक कम हो गया, जिसमें किसी भी समय केवल 2 से 3 नावें ड्राई डॉक में अनुस्वर होती थीं और परिचालित पनडुब्बी बल 91% तक बढ़ गया। प्रत्येक पनडुब्बियां प्रति माह 4 जापानी जहाजों को डुबो रही थीं। 15 अप्रैल 1943 दक्षिण चीन सागर यूएसएस हार्टर SS 257 फॉर्मोसा के निकट एक डेप्थ चार्ज हमले से क्षतिग्रस्त हो गया। एक टूटी हुई पतवार प्लेट के कारण पिछली टारपीडो कक्ष में पानी भर गया। पुरानी प्रथाओं के अनुसार हार्टर ने अपनी गश्त समाप्त कर दी होती। पर्ल हार्बर के रास्ते में 3 दिनों तक पानी में डूबा रहता और 2 सप्ताह सूखी गोदी में बिताता। इसके बजाय वह रात में ऊपर उठता है। एक मरम्मत बजरा उसे पूर्व व्यवस्थित बैठक बिंदु पर रोकता है, जो कि फिलीपींस में सुबिक खाड़ी में एक कब पूर्व जापानी लंगरगाह है, जो अब एक अग्रिम पनडुब्बी निविदा बेस के रूप में कार्य कर रहा है। नौसेना के प्रथम श्रेणी के गोताखोर मार्टिन वेदरबी, जो सिर्फ 3 सप्ताह पहले पाइने द्वारा प्रशिक्षित थे, 200 बजे डियोई में पानी में प्रवेश करते हैं। 0800 घंटों तक मरम्मत पूरी हो गई। हार्टर ने अपनी गश्त फिर से शुरू की। गोताखोर पेन की तकनीक पर गहन प्रशिक्षण लेते हैं। लगातार गहराई से किए गए हमलों और डूबने की खबरों के बावजूद अमेरिकी पनडुब्बियां जापानियों के लिए अब भी दुर्गम बनी हुई थीं। जापानी द्वितीय बेड़े के कमांडर
वाइस एडमिरल टेको कुरीता के दृष्टिकोण से उन्होंने 17 मई 1943 को अपनी युद्ध हलंत डायरी में लिखा, हमारे पनडुब्बी रोधी बल अमेरिकी पनडुब्बियों पर लगातार सफल गहराई से किए गए हमलों की रिपोर्ट दे रहे हैं। सोनार ऑपरेटर विस्फोटों की आवाज सुनते हैं और तेल के धब्बे और मलबे का निरीक्षण करते हैं। हम डूबी हुई पनडुब्बियों का दावा करते हुए रिपोर्ट जमा करते हैं, लेकिन पनडुब्बी हमले कम नहीं होते। अमेरिकी पनडुब्बियां उन जगहों पर दिखाई देती रहती हैं जहां हमने अपन हे काफिलों को आश्वासन दिया था कि वे नहीं होंगी। जिन जहाजों के नष्ट होने की हमने सूचना दी थी, वे हफ्तों बाद फिर से हमला करते हुए दिखाई देते हैं। या तो अमेरिकी पनडुब्बी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या हमारे नुकसान का आकलन गलत है। मुझे बाद वाली बात पर संदेह है। हम अमेरिकी पनडुब्बियों को डुबो नहीं रहे हैं, हम बस उन्हें बाधित कर रहे हैं। कुरीता का संदेह सही साबित हुआ क्यों कि अमेरिकी पनडुब्बियों ने अप्रैल 1943 और अगस्त 1945 के बीच एक 682 युद्ध गश्त की। 347 बार इन पनडुब्बियों को भारी युद्ध क्षति हुई, जिसके लिए आमतौर पर ड्राई डॉक की मरम्मत की आवश्यकता पड़ी। हालांकि पेन की तकनीक का उपयोग करके इनमें से 347 मरम्मतें ड्राई डॉक की आवश्यकता के बिना अग्रिम स्थानों पर की गईं। इन मरम्मतों में लगने वाला औसत समय 18 घंटे था। परिणामस्वरूप इन पनडुब्बियों ने 3 सप्ताह के बजाय 3 दिनों के भीतर गश्त फिर से शुरू कर दी। इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जापानी व्यापारी बेड़े का टन भार जनवरी 1943 में 64 लाख टन से घटकर अगस्त 1945 तक 15 लाख टन रह गया। खाद्यान्न की कमी ने जापानी घरेलू द्वीपों को प्रभावित किया। संसाधनों की कमी के कारण कारखानों ने काम करना बंद कर दिया और संयुक्त बेड़ा ईंधन की कमी के कारण बाहर नहीं निकल सका। 12 अगस्त 1943 को रॉबर्ट पेन नौसेना के गोताखोरों की अपनी 20वीं कक्षा को प्रशिक्षित करने के बाद पानी के नीचे आए एक युवा गोताखोर के रूप में नाविक प्रशिक्षु डोनाल्ड फिशर घबराहट से उनके पास आए। चीफ पेन, उन्होंने पूछा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? पेन ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। औपचारिक इंजीनियरिंग योग्यता न होने के बावजूद जून में उन्हें चीफ पेटी ऑफिसर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। फिशर पूछते हैं, क्या वाहू पर पहली बार गोता लगाते समय आपको डर लगा था? पेन इस सवाल पर विचार करते हैं और स्वीकार करते हैं, मैं डर गया था। वे बताते हैं, 95 फीट की गहराई में 5,000 डिग्री के आर्क को पकड़े हुए, यह जानते हुए कि अगर मैंने वेल में कोई गलती की तो पैच फेल हो सकता है, जिससे 35 पनडुब्बी चालक मारे जा सकते हैं। फिशर अपने डर को स्वीकार करते हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? पेन जवाब देते हैं, डरना स्वीकार्य है, अप्रभावी होना स्वीकार्य नहीं है। डॉक पर खड़ी हर पनडुब्बी जापानी जहाजों को डुबोने वाली पनडुब्बी नहीं है। मेरे पास एक हुनर था और मैंने उसका इस्तेमाल किया, यही मेरा काम है। फिशर सोचते हुए सिर हिलाते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि यह आप जानते हैं सब कुछ बदल देगा? पेन हंसते हैं, मुझे लगा था कि मेरा कोर्ट मार्शल होगा, इसके बजाय मुझे पदोन्नति मिल गई और अब मैं पानी के नीचे दुर्घटनाओं से बचने के लिए रोजाना 12 घंटे प्रशिक्षण देता हूं। जीवन अप्रत्याशित है। हालांकि पेन सच नहीं बोल रहा है, उसे अपने कामों के असर का पूरा अंदाजा है। वह आंकड़ों और गश्ती रिपोर्टों पर नजर रखता है। 3 हफ्तों के बजाय 3 दिनों में हर क्षतिग्रस्त पनडुब्बी युद्ध में वापस आ जाएगी। इस पद्धति का श्रेय रॉबर्ट पाइने को दिया जाता है, जिससे समय की काफी बचत हुई। युद्ध में समय का अर्थ है जीवन। मात्रात्मक रूप से 1943 से 1945 तक पाइने की तकनीक का उपयोग करने से अनुमानित ड्राई डॉक समय का आधा, यानी 10,053 दिन की बचत हुई। अतिरिक्त गश्ती दिन 10
853 दिन थे, जिसके परिणामस्वरूप 2 मिलियन टन के संयुक्त टन भार वाले 734 जापानी जहाज डूब गए। अनुमान बताते हैं कि इस विस्तारित युद्ध अवधि ने जापानी युद्ध मशीन को अपंग बनाकर लगभग 18,000 अमेरिकियों की जान बचाई। ऐसी और अनोखी कहानियों के लिए हमसे हर हफ्ते जुड़े। अभी सदस्यता लें। रॉबर्ट पेन, यूएसएस मिसौरी। BB 63 के डेक पर खड़े होकर जापानी आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होते देख रहे थे। 47 साल की उम्र में भी वे नौसेना के गोताखोर हैं और चीफ पेटी ऑफिसर का प्रतीक चिन्ह धारण करते हैं। उन्हें ची फ से आगे पदोन्नति नहीं मिली, न ही उन्हें कोई औपचारिक मान्यता या पदक मिला। युद्ध संवाददाताओं द्वारा पनडुब्बी बल के नवाचारों के बारे में पूछे जाने पर एडमिरल लॉकवुड ने टारपीडो सुधारों, रडार और सोनार की उन्नतियों का जिक्र किया। फिर भी उन्होंने उस गोताखोर को नजरअंदाज कर दिया जिसने यह सब संभव बनाया। पेन के लिए यह कोई चिंता का विषय नहीं था। प्रशिक्षण कभी उनका उद्देश्य यही नहीं था। युद्ध के बाद नौसेना ने पेन की अंडरवाटर वेल्डिंग तकनीक का पेटेंट कराने का प्रयास किया। हालांकि पेन ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पेटेंट वकील से कहा, यह मेरा नहीं है, यह हर उस गोताखोर का है जो इसका इस्तेमाल करता है। आप किसी ऐसी चीज का पेटेंट नहीं करा सकते जिस पर लोगों का जीवन निर्भर हो। बाद में नौसेना ने उनकी इस तकनीक को स्टैंडर्ड अंडरवाटर हल रिपेयर टेक्निक इमरजेंसी फील्ड एप्लीकेशन नाम दिया। 78 साल बाद भी यह विधि नौसेना गोताखोरी और बचाव प्रशिक्षण केंद्र में सिखाई जाती है। आधुनिक नौसेना के गोताखोर अपने हलंत्र शिक्षण के तीसरे हफ्ते के दौरान पेन की विधि सीखते हैं और ज्यादातर उनकी पहचान से अनजान रहते हैं। इस विधि को स्कूबा इमरजेंसी वेल्डिंग प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। हालांकि पेन ने स्कूबा गियर का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हाथ से चलने वाले एयर कंप्रेसर से चलने वाले मार्क वी हेलमेट के अंदर ही सब कुछ किया। हालांकि तरीका एक जैसा ही था, इसमें संक्षिप्त रुक रुक कर वेल्डिंग, विशेष इलेक्ट्रोड कोटिंग और तेज शीतलन शामिल था। वही विधि जिसे पेन ने 1943 में पर्ल हार्बर डॉक पर गुप्त रूप से विकसित किया था। युद्ध के बाद की उपलब्धियों में कमांडर डडली मॉर्टन की ही शामिल है, जो उन्होंने अक्टूबर 1943 में युद्ध में अपनी मृत्यु से पहले लिखी थी। अपने अंतिम गश्त से पहले घर भेजे गए उनके अंतिम पत्र में, वाहू का चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूं कि कोई उस गोताखोर पेन का पता लगाए और उसके प्रति आभार व्यक्त करे। हमें 2 हफ्ते ड्राई डॉक में बिताने चाहिए थे, इसके बजाय हमने 6 घंटे मरम्मत में बिताए और 2 दिन बाद हम वापस डूबते जापानी जहाजों पर थे। 19 मार्च 1943 के बाद है मने जितने भी जहाज डुबोए, उसके लिए हम उस आदमी के ऋणी हैं। उसने हमारे युद्ध को आगे बढ़ाया। एक और प्रशंसा रियर एडमिरल यूजीन फ्लुकी से मिली, जिन्हें यूएसएस बार्ब पर मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित की गया था। रॉबर्ट पाइने ने किसी भी अन्य प्रशांत क्षति नियंत्रण अधिकारी की तुलना में ज्यादा पनडुब्बियों को बचाया। पनडुब्बी के पतवार के अंदर की समस्याओं को ठीक करने के बजाय उन्होंने उन पर बाहरी तौर पर काम किया, जिससे ज्यादा अमेरिकी पनडुब्बियों को ड्राई डॉक मरम्मत के लिए कतार में लगने के बजाय जापानी काफिलों से सक्रिय रूप से भिड़ने का मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि इस हलंती की इस पद्धति ने युद्ध को उसकी पहचान उजागर हुए बिना ही 6 महीने छोटा कर दिया। इसके बाद इस आपातकालीन मरम्मत तकनीक का इस्तेमाल नवासी अमेरिकी पनडुब्बियों के साथ साथ मित्र देशों और ब्रिटिश जहाजों में भी बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप 34 जापानी जहाज डूब गए जो अन्यथा सेवा से बाहर हो गए होते। इस रणनीति को
अंततः 734 आधुनिक नौसेनाओं ने अपनाया और इसके समकालीन अनुप्रयोग सभी प्रमुख शिपयार्डों में वाणिज्यिक अंडरवाटर वेल्डिंग में देखे जा सकते हैं। आज अंडरवाटर वेल्डिंग उद्योग लगभग 15 बिलियन डॉलर का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है। रॉबर्ट पायने से कभी न मिले 17 लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और हर एक ने पनडुब्बी युद्ध गश्ती पेन पहन रखी थी। ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे और उन पनडुब्बियों में सेवारत थे जिनकी मरम्मत पायने ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न की थी। हालांकि बिलोक्सी सन हेराल्ड में उनके मृत्युलेख में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन ये पूर्व पनडुब्बी चालक उन असाधारण आपातकालीन मरम्मत कार्यों से अवगत थे जो उन्होंने सीमित समय सीमा में पूरे किए थे। यूएसएस टैंक के एक पूर्व टारपीडो चालक ने कब्र के पास एक भाषण दिया जिसमें पायने के उस काम का सम्मान किया गया जिसे हर पनडुब्बी नाविक पहचानता है। जब हमारे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते थे तो किसी ने उन्हें जल्दी से ठीक करने का एक त्वरित उपाय निकाला ताकि हम लड़ते रहें और अंततः युद्ध जीत सके। हालांकि दुश्मन की पनडुब्बियां उनका पीछा करती रहीं, जिससे इन पानी के नीचे के जहाजों की त्वरित मरम्मत के तरीके विकसित हुए। इस प्रगति में इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था। हम अपनी घर वापसी के लिए उन्हीं के ऋणी हैं। आज दुनिया भर में हर वाणिज्यिक जहाज, सैन्य पोत और पट्टी तेल प्लेटफार्म रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत के लिए पानी के नीचे वेल्डिंग का उपयोग करता है। 1943 के बाद से इस तकनीक में कोई खास बदलाव नहीं आया है, जिसमें संशोधित इलेक्ट्रोड आंतरायिक वेल तीव्र शीतलन और पेन विधि जैसे संशोधन शामिल हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पानी के नीचे वेल्डिंग लगभग 11 अरब डॉलर की वार्षिक ड्राई डॉक देरी को रोकती है, लेकिन 1943 में इसने एक और महत्वपूर्ण चीज नुक्ता को रोका। इसने प्रशांत पनडुब्बी बल को रसद संबंधी बाधा बनने से बचाया। इसने सुनिश्चित किया कि पनडुब्बियां अपना अभियान जारी रख सके। इसने जापानी काफिलों को डूबने से रोक दिया और यह सब एक गोताखोर से शुरू हुआ जिसने एक दुर्गम चुनौती का सामना किया और कहा, यह असंभव नहीं है। कभी कभी संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार विस्फोटक नहीं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो समुद्र में 95 फीट नीचे अंधेरे में नाइट्रोजन की कमी से जूझते हुए 5000 डिग्री के कोण पर स्थिर रहकर जान बचाने के लिए साहस दिखाता है। रॉबर्ट जोसेफ पेन ने प्रसिद्धि से परहेज किया। उन्होंने पनडुब्बियों को युद्धक्षेत्र के रूप में चुना। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि वे ऐसे ही रहें। अमेरिकी नौसेना के गोताखोर रॉबर्ट जोसेफ पेन 1908-1981 पानी के भीतर आपातकालीन वेल्डिंग के अग्रदूत थे। 1943 से अब तक 5 लाख से ज्यादा पानी के भीतर मरम्मत कार्यों में उनकी विधि का इस्तेमाल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घर लौटने वाला हर पनडुब्बी नाविक उनका एक ऐसा ऋणी है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था।